सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उनको फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास का प्रैक्टिस सेट ये 5वां है। इससे पहले 4 वीडियो हमने जो है अपलोड किए हैं और जाकर देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, देख लीजिएगा जाकर। अच्छा, अब चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन ए राजगृह में। राजगृह में तो नहीं हुई थी, पहली हुई थी वहां पर और 483 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी वैशाली में, तो वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी में। 483 ईस्वी में। ये जो पहली जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये वाली जो है 400 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी हुई थी जो है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये वाली जो है हुई थी पाटलिपुत्र। ये तीसरी संगीत बौद्ध संगीति थी। ये जो है 250 ईसा पूर्व में ये जो है तीसरी हुई थी और ये जो है ऐसे था। ऑप्शन पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी काशी जो वाराणसी के नाम से आप जानी जाती है, तो इसे हम जो है ये जो है वैशाली। ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर बी होगा। अगली स्लाइड देखेंगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हमारे हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तृतीय जो है बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन 72 ईसा पूर्व में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कुंडलवन ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। राजगृह भी बिहार में ही पड़ता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? बताइए, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन ए 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी डी 300 ईसा पूर्व। कब बताइए, कब जो है पराजित किया था? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। तो आंसर होगा हमारा 305 ईस्वी में पराजित किया था। किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है गुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट में पॉइंट में देखते हैं। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर शासक था। कहाँ का शासक था? सेल्यूकस जो निकेटर था वो सीरिया यूनानी का। तो देखो बच्चों, ये जो है हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, कोई ऐसा नहीं है इधर उधर से उठाए गए क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार आने वाले क्वेश्चन है। ये आप ध्यान से पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? एम्पियानस में मिलता है। किसमें मिलता है? एम्पियानस में मिलता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। अब इसको हराया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और यह किसका दूत था? तो मेगास्थनीज का दूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? जब ये किसके भारत आए तो किसका दरबार उस समय था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इंडिका किसने लिखी? ये तो हमेशा पूछी जाती है। इंडिका मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये इसको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिए। मेगास्थनीज, ये इसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज होगा। अगली स्लाइड देखेंगे हम। अगली स्लाइड हमारी
क्या कहती है? अगली स्लाइड, सॉरी हमको लगता है गलत हो गया कुछ स्लाइड चेंज करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबातक में अभिलेख में नहीं है? रबातक एक अभिलेख में नहीं है, तो क्या है? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी चंपा। तो क्या है? श्रावस्ती नहीं है, उल्लेख इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। अगली स्लाइड देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी है एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कनिष्क जो है, कनिष्क जो था कि किस अभिलेख में? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा ये राज्य है, उल्लेख है रबातक अभिलेख में। किसमें उल्लेख है इनका? रबातक जो है एक अभिलेख है, उसमें जो है इनका उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी का मिलता है, पाटलिपुत्र का मिलता है, चंपा जो अंग की राजधानी है उसका मिलता है। कनिष्क का रबातक अभिलेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो अभिलेख इसका देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो इसका अभिलेख स्थित है, कनिष्क का रबातक अभिलेख अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ पर छूट गया है, क्या लिख लीजिए? अफगानिस्तान ये हो गया, ये वहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। रबातक अभिलेख की भाषा क्या है? तो बख्तरी भाषा है। गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था, कब हुआ था? तो कनिष्क के समय में गांधार और कला का विकास हुआ था। अगली स्लाइड देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड में गोपत ब्राह्मण, ये क्या है? गोपत ब्राह्मण क्या है? तो गोपत ब्राह्मण जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन बी सामवेद से संबंधित है, ऑप्शन सी अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन डी ऋग्वेद से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन गोपत जो है किससे संबंधित है? सी, ऑप्शन सी वो अथर्ववेद से संबंधित है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। अब आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, आंसर है इसका। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऋग्वेद के क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। यजुर्वेद के क्या है? तैतरेय और शतपथ है। सामवेद के क्या है? पंचविश और षड्विश है। अथर्ववेद के क्या है? गोपत एकमात्र ग्रंथ है। ये क्या है? गोपत जो है अथर्ववेद का ग्रंथ है। क्या है? अथर्ववेद का ग्रंथ है, पूछा जाता हमेशा क्वेश्चन में। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो अथर्ववेद से है। वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख कहाँ है? छंदोग उपनिषद में है। पशुपति संप्रदाय संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। गद्य और पद्य ये हमेशा पूछा जाता है। गद्य ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है? तो मिलता है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो सामवेद है। अंधविश्वास एवं जादू टोना का विवरण किसमें मिलता है? तो उसमें मिलता है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें जादू टोना का मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं। नए नायर कौन थे? नए नायर कौन थे? मतलब कौन थे? ये वैष्णव थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे, शाक्त थे, सूर्योपासक थे। बताइए क्या थे ये क्या थे? तो वैष्णव उपासक थे। ये सब जो है नैनार जो है वैष्णव उपासक थे। किसके उपासक थे? वैष्णव उपासक थे। चलिए धर्मानुयायी उपासक।
देखिए, शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था तो नयनार द्वारा किया जाता था। शैव धर्म का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है। शिव पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म अनुयायी अलवर की संख्या 12 है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के उपासक कहलाए थे। नयनार जो नयनार थे ये शैव उपासक थे। यहाँ पर गलत लिख गया है, शैव उपासक थे। ये भगवान शंकर की पूजा करने वाले थे। नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? तो नयनार की जो है ये 63 थी यहाँ पर। और वैष्णव जो अनुयायी थे वो अलवर थे। अलवर की कितनी संख्या थी? 12 थी। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के उपासक कहलाए थे। क्या कहलाए थे? अलवर कहलाए थे। सूर्य के उपासक कौन थे? सूर्य उपासक थे। अगली स्लाइड देखते हैं। सूर्य उपासक थे। अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। ये विश्वविद्यालय हमारे कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी होगा, गुजरात में स्थित है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विद्यालय, ये गुजरात में स्थित हैं। 3 विद्यालय हो गए। अब वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो गुजरात में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो भट्टारक थे। और 470 ईस्वी में मैत्रक वंश की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नालंदा बौद्ध धर्म के किस शासक से संबंधित है? तो महायान से संबंधित है। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय था। क्या था प्रमुख केंद्र? तो विश्वविद्यालय था। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी है जो है संपूर्ण भारत का इतिहास, सॉरी हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह क्या है? तो ऑप्शन है पीतल खोरा था। ऑप्शन बी जुन्नर था। ऑप्शन सी कारले था। ऑप्शन डी बेड़सा था। तो क्या था आंसर? ऑप्शन सी होगा, कारले थे। कौन थे? कारले थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे, हीनयान का विशालतम शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कारले लोनावला महाराष्ट्र में है, जो वहां स्थित है। कारले की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो सातवाहन शासकों ने कराया था। इनके सातवाहन शासकों ने शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलवाए थे। इसका सातवाहन शासक का मतलब संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। हीनयान का आदर्श क्या था? अरहत पद था। महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? तो बौद्ध। जो महायान को मानने वाले थे, ये 2 भागों में बौद्ध का ही धर्म 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। तो ये महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य था बोधिसत्व। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा माना जाता है? तो वैशाखी पूर्णिमा को माना जाता है। वैशाखी पूर्णिमा को माना जाता है। इस समय भी आने वाली है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, सप्तकर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो क्या आप आंसर देखेंगे? ऑप्शन ए सांची में स्थित है। ऑप्शन बी नालंदा में स्थित है। ऑप्शन सी ये राजगृह में स्थित है। ऑप्शन डी पावापुरी में स्थित है। तो ये जो है सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगृह बिहार में स्थित है। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये बिहार में पड़ेगा। ये बिहार साइड में पड़ता है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए आंसर भी देखते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। राजगृह में पड़ेगा। अगले हमारा स्लाइड में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? राजगृह बिहार में है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। बौद्ध संगीत प्रथम बौद्ध और सास बहू का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी बिहार में हुई थी। देखिए पावापुरी बिहार में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में
हुआ था और बिहार ही था। इसका जो है पिछला नाम था विहार और पुराना नाम इसका बिहार था और नया नाम है विहार। अच्छा, इसका जो है पुराना नाम था, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वार द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? जो द्वार 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 समुद्र था, ये किसकी राजवंश की थी? तो ये ऑप्शन ए गंग की, ऑप्शन बी काकतीय की, ऑप्शन सी होयसल की, ऑप्शन डी कदम्ब की। तो किसकी होगी? ऑप्शन सी होयसल की राजधानी थी। होयसल वंश की राजधानी थी। किसकी थी? होयसल वंश की राजधानी थी। आंसर भी आ गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। कदम्ब वंश की राजधानी और संस्थापक कौन थे? तो राजधानी थी वैजयंती या वनवासी और संस्थापक थे मयूर शर्मन थे। गंग वंश की राजधानी और संस्थापक कौन थे? तलवाड़ राजधानी थी। कोगु निवर्मन जो है संस्थापक थे। काकतीय वंश की राजधानी और संस्थापक कौन थे? तो राजधानी थी वारंगल और संस्थापक थे वेतराज थे। क्या थे? संस्थापक वेतराज थे। अगली स्लाइड में क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? मतलब जानी जाती है। तो ऑप्शन ए बृहद कथा में, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहद संहिता, ऑप्शन डी जय संहिता। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। देखिए, जय संहिता और बृहद संहिता दोनों जो है किसको कहा जाता है? महाभारत को ही कहा जाता है। अब सुन लीजिए, महाभारत को किस रूप को जय संहिता कहते हैं और किस रूप को जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं और किस रूप को बृहद संहिता कहते हैं। हम अगली स्लाइड में देखते हैं। आंसर है जय संहिता। अक्सर पूछा जाने वाला ये सवाल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि महाभारत को किस रूप में जाना जाता है? तो जय संहिता के रूप में जाना। पदात्मक वेदों के गद्यात्मक रूप को क्या कहते हैं? अब देखिए, पद्यात्मक पद भी है और वेदों के गद्यात्मक रूप को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। महाभारत की रचना किसने की? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की। सत सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? तो महाभारत को कहते हैं। देखिए, सत सहस्त्री भी कहते हैं महाभारत को, सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं महाभारत को, और जो है महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। फारसी में महाभारत का जो है कहते हैं, जो फारसी भाषा है हमारे यहाँ, उसको रज्मनामा कहते हैं। रज्मनामा सभी पूछे जाने सवाल है। बृहद कथा की रचना किसने की? गुड़ारय ने की थी। बृहद संहिता की रचना किसने की? तो वराह मिहिर 6वीं शताब्दी में उसने की थी। किसने की थी? वराह मिहिर ने की थी बृहद संहिता की रचना। देखिए कितने नाम है महाभारत के। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद रूप ने स्कंदगुप्त किया था? हमारा कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें जो है ये ज्ञात होता है कि जो है हुड़ों को पराजित किया था? और किसने किया था? देखते हैं, चलिए देखते हैं कौन किसने पराजित किया था। तो ऑप्शन ए है भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी है उदयगिरी अभिलेख। तो क्या होगा? ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है स्थित है। आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए भीतरी स्तंभ लेख। अगली स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे स्कंदगुप्त के हुनों पर विजय की जानकारी मिलती है तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है तो समुद्रगुप्त की विजय की मिलती है। मंदसौर स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है तो यशोवर्मन और विष्णुवर्धन के विजय की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। उदयगिरी
अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो विदिशा बेसन नगर में स्थित है। बेसन नगर कहाँ पड़ता है? ये हमको लगता है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। हाँ, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है बेसन नगर। देखते हैं अगला हमारा है क्वेश्चन, हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचना का उल्लेख किया है? तो क्या किसका किया है? प्रियदर्शनी का किया है, नागानंद का किया है, तीसरा है हर्षचरित्र का किया है, और तीसरा है और चौथा है रत्नावली का किया है। तो हमारा क्या होगा? पहला प्रियदर्शनी होगा। हाँ, नागानंद होगा और ये जो है हर्षचरित नहीं होगा, और ये रत्नावली होगा। तो ये कौन सा है? 1 2 3 1 2 4 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड में हमारा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रियदर्शनी रत्नावली तथा नागानंद के लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन ने लिखी है, रत्नावली लिखी है, नागानंद लिखी है, प्रियदर्शनी लिखी है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की रचनाएं देखिए, हर्षवर्धन, कादम्बरी, चंडी शतक, ये सब है किसकी? बाणभट्ट की। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त ने की थी। इनकी रचनाएं विशाख दत्त ने की थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में पाए गए थे। तो कहाँ पाए गए थे? ऑप्शन ए सराय नहर में पाए गए थे, ऑप्शन बी महदहा में पाए गए थे, ऑप्शन सी लेखिया में पाए गए थे, ऑप्शन डी चौपनी मांडो में से पाए गए थे। कहाँ पर पाए गए थे? तो ऑप्शन बी महदहा होगा। आंसर भी आ गया, ऑप्शन बी महदहा। अगली स्लाइड देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ पाए गए हैं? तो मैदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। पुरुषों के साथ महिलाओं को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नहर राय प्रतापगढ़, ये देखिए सराय नहर राय प्रतापगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सराय नहर राय महदाहा और दमदमा स्थित है। कहाँ पर स्थित? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखिया से, ये भी उत्तर प्रदेश में। मातृ देवी की हड्डी से निर्मित आकृति मिली है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। विश्व का प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त हुआ है तो चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है, और 7000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। अगली स्लाइड देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो कौन सा होगा? धौलावीरा। ये धौलावीरा हमारा जो है 3 नगरों में विभाजित है। आंसर भी आ गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है 3 भागों में विभक्त हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है? तो धौलावीरा है। यह सिंधु की सभ्यता का सुदूर पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा वो स्थित है? ये पश्चिम में स्थित है। मान लीजिए हमारा ऐसे मैप बनता है। ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा जो है पश्चिम होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है, और यहाँ पर उत्तर होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो है तो पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम में यहाँ पर जो है कोटदा होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था तो लोथल था बंदरगाह। सिंधु सभ्यता से प्राप्त घोड़े की अस्थियां थी सुरकोटदा थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसमें गलत टाइप हो गया है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैदिक कर्मकांड में होत्र किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से को कहा जाता है, ऑप्शन बी यजुर्वेद में कहा जाता है, ऑप्शन सी सामवेद से कहा जाता है, ऑप्शन डी अथर्ववेद से कहा जाता है। तो होत्र होत्र कहते हैं जो है होत्र या होता, ये कहते हैं ऋग्वेद को कहते हैं, यजुर्वेद को कहते हैं, अथर्व यू कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं, अथर्ववेद को जो है इसको ध्यान में नहीं आ रहा क्या कहते हैं, अगला अभी बताते हैं। ये ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से है। अगला देखते हैं, देखो देखो ऋग्वेद को क्या कहते हैं? होत्र होता दोनों कहते हैं। यजुर्वेद को अथर्वयु कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दिया करें। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी अच्छी सीख मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ अपने विचारों को जरूर लिखा करिए। और अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता है फिर भी जाकर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ अपने विचार जरूर लिखा करिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।